शिखर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। हेलो। हाँ नहीं नहीं नहीं, सीधा उस लिंक पे क्लिक करो डायरेक्ट। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है, डिजिटल का मतलब हो जाता है ऑनलाइन, मार्केटिंग मतलब हो जाता है प्रमोशन। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या हो जाता है हमारे लिए कि जब भी हम अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो या हमारी कोई भी सर्विस हो, उसको जब हम लोग प्रमोट करते हैं या जब हम लोग उसके मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सर एक सेकंड, हाँ, सब लोग अपना वॉइस को म्यूट कर लो। ठीक है शिखर, करूँ स्टार्ट? हाँ यस सर। सो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो डिजिटल मतलब हो जाता है ऑनलाइन, मार्केटिंग मतलब होता है प्रमोशन करना या अवेयरनेस क्रिएट करना। ध्यान रखना, मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को या अवेयरनेस क्रिएट करना। कोई भी मेरा प्रोडक्ट है या मैं कोई भी सर्विस है, प्रोडक्ट हो गया जैसे मेरा हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया जैसे मैं कोई इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारे मेरी सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले ना हमें पहले इसका स्कोप समझना है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ तो मार्केट में ये मेरे को किस तरीके से एक करियर बनाने में हेल्प करेगा और मेरे को किस तरीके से हेल्प करेगा। देखो, आज आपको पता है, आज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वेबसाइट ना हो। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के आज के टाइम के बाद, आज के टाइम के वेबसाइट है। और कोई भी कंपनी आपको ये मना नहीं करेगी कि भाई हमें अपनी ऑनलाइन प्रमोशन नहीं करनी। हर कंपनी चाहती है हमारा ऑनलाइन प्रमोशन करें और हम लोग मार्केट में अपने लिए बिजनेस जनरेट करें। सो डिजिटल मार्केटिंग उसी चीज में हेल्प करता है कि जहां पे हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करता है। अब अभी जैसा आप आज का करंट सिनेरियो देख रहे हो, जो कोरोना वायरस की वजह से सारा सिनेरियो हो गया, उसके बाद से तो वैसे सारा मतलब ये मान के चलो 90% काम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे 1 to 1 में आएगा। तो अब का जो मार्केट का सिनेरियो, उसमें तो ये मान के चलो 90% जो काम होंगे वो सारे ऑनलाइन ही हुआ करेंगे। जितने भी अभी कोर्ट केसेस हैं, ये जो भी है वो भी सब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं। बच्चों की जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे जितना भी वर्क फ्रॉम होम आप देख ही रहो, कितना ज्यादा भी ट्रेंड में चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग ही अब फ्यूचर है। पहले मैं कहता था डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम का फ्यूचर है, लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर है कि सारा काम हमारा धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से करेंगे? देखो, स्कोप को समझने से पहले आपको ये समझना है डिजिटल मार्केटिंग में कि देखो हमारे पास क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में। एक होता है हमारे पास डिग्री बेस्ड प्रोग्राम, और एक हमारे पास प्रोग्राम होता है यहाँ पे स्किल बेस्ड। डिग्री बेस्ड प्रोग्राम और स्किल बेस्ड प्रोग्राम, हम दोनों में डिफरेंस क्या है डिग्री बेस्ड प्रोग्राम और स्किल बेस्ड प्रोग्राम में? देखो, डिग्री बेस्ड जो हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, तो आप जब 18 साल के होते हो फिर आप ग्रेजुएशन करते हो 3 साल के लिए। ठीक है, तो उसमें आप कोई भी डिग्री ले रहे हो, जैसे बी कॉम ले रहे हो, कोई भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, आप बेसिकली 3 साल जो पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? डिग्री के लिए।
उसके बाद आप किस प्रोफाइल पे जाओगे, किस पे आगे काम करोगे, उसकी भी कोई ऐसा 100% श्योरिटी नहीं होती। लेकिन स्किल बेस्ड में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्किल, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग मेरा क्या है, एक स्किल है, तो आप अगर इसमें अपना आपको एनरोल करते हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आगे क्या करोगे, आप अपना करियर भी इसी प्रोफाइल में क्रिएट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये चीज का क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग हमारा एक तरीके से, अब आपने ये समझना है, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मेरा क्या है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद डिग्री बेस्ड, स्किल बेस्ड के बाद अब हम लोग आगे अब करेंगे क्या, अब डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या सीखेंगे, किस किस तरीके से काम करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में हमने, जैसे आपने करिकुलम भी देखा होगा, आप सबके पास करिकुलम भी होगा, तो हम ये पूरा कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक से करेंगे सारा, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, सर्वर क्या होते हैं, उसके बाद आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो वर्डप्रेस को यूज करके। उसके बाद हमने जैसे देखा कि गूगल के क्या क्या प्रोडक्ट्स होता है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, फिर फेसबुक एड्स क्या होता है। तो ये सारा जो आपके करिकुलम है बेसिक में, तो यही सारा हम लोग करिकुलम कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगी। सो अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है, देखो इंटरनेट क्या होता है, अगर जैसे मैं किसी भी, जैसे मैंने भी देखा बच्चों से, मैंने पूछा कि व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट में मेरे को जनरली बच्चों की क्या क्वेरी सुनने को मिलती है कि सर जैसे कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली वो उसको यूज हो जाता है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या हो जाता है मेरा, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क का क्या मतलब होता है, अगर आप बात करो नेटवर्क, नेटवर्क क्या हो जाता है, कनेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको मैं क्या कहता हूं, नेटवर्क कहता हूं। अब जैसे मेरा मोबाइल है, ठीक है, मेरा मोबाइल आपके मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया मैंने, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से एक नेटवर्क हो गया। यहाँ पे मेरा मोबाइल है, उसको मैंने अपने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, मेरा मोबाइल हो गया, इसको मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से मेरा नेटवर्क हो गया। सो बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क क्या हो जाता है, जो पूरे वर्ल्ड के, मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरनेट क्या हो जाता है, जो पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको मैं क्या कहता हूं, इंटरनेट। फिर एक बार मैं क्या कहता हूं, इंटरनेट क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या हो जाता है मेरा, कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको मैं क्या कहता हूं, नेटवर्क कहता हूं। और इंटरनेट क्या हो जाता है, जब वो सब पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं, तो मैं उसको क्या देता हूं, इंटरनेट। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं, कि ये कैसे पॉसिबल है कि पूरे दुनिया के नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि पूरे दुनिया के नेटवर्क आपस में कैसे जुड़ते हैं। देखो, कोई भी डिवाइस होगा इस दुनिया में, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी डिवाइस जो इस दुनिया में होगा, जो इंटरनेट यूज कर रहा होगा, वो किसी न किसी आईएसपी के साथ कनेक्ट होगा। किसके साथ कनेक्ट होगा, आईएसपी। आईएसपी मेरा क्या हो जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा हो जाता है, जैसे हो गया एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडा हो गया, आइडिया हो गया, रिलायंस, ये सारे क्या है मेरे इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कि अगर मेरे को इंटरनेट यूज करना है तो मेरे को इनसे सर्विसेज लेनी पड़ेगी। तो क्या कह रहा हूं मैं, जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है उसको इनमें से किसी न किसी के साथ एनरोल होना ही पड़ता है, इनसे सर्विसेज लेनी पड़ती है। अब क्या होता है, ये जितने भी आईएसपी हैं, हम इनको क्या कहते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जितने भी आईएसपी हैं, ये भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये दूसरे भी एक दूसरे। तो मेरा कहने का क्या मतलब हो गया, इंडिया में जितने भी यूजर्स हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं,
वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। किसके थ्रू, आईएसपी के थ्रू। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया में जितने भी लोग क्या यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अब मैं कह रहा हूँ इंडिया में आईएसपीज हैं, ऐसी यूएसए है, अमेरिका है, वहाँ पे भी उनकी कंपनी की अलग अलग आईएसपी है, जैसे वेरिजोन है, जैसे इंडिया में एयरटेल जियो है, वहाँ पे उनकी वेरिजोन है, कॉमकास्ट है, अलग अलग कंपनीज है। ऐसी पूरे वर्ल्ड में जो भी इंटरनेट वो टेलीकॉम कंपनी, वहाँ पे भी सबकी आईएसपी है। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि पूरी दुनिया के जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है वो अपनी कंट्री के आईएसपी के साथ कनेक्ट है, और पूरे वर्ल्ड के आईएसपी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये चीज हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट फिर हम लोग एक बार इसको अगर और एक बार और समझे तो इंटरनेट मैंने क्या समझा, इंटरनेट किस तरीके से काम कर रखा है। इंटरनेट में क्या होता है, सारे यूजर्स जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वो किसके साथ कनेक्ट होता है, मेरे आईएसपी के साथ। और आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल जियो। ऐसी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग आईएसपी है। तो जो भी कंट्री में आईएसपी है वहां के उसके यूजर सारे कनेक्टेड होते हैं उस आईएसपी के साथ, और पूरे वर्ल्ड के भी आईएसपी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा इंटरनेट काम करता है। अब इसको समझते हैं। अब ये कनेक्शन कैसे होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब ये कनेक्शन कैसे होता है। अब इंडिया में आईएसपी है, ठीक है। अब ऐसी एक आईएसपी मेरा यूएसए में है, ऐसी एक आईएसपी मेरा ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसे और भी हैं बट मैं कह रहा हूँ ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरीके से कनेक्टेड है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। क्या ये सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट है, क्या ये वायर के थ्रू कनेक्ट है। देखो जनरली बच्चों का जो आंसर आता है, जो मैं कह रहा हूँ ये सारे आईएसपी भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से कनेक्ट है, तो जनरली बच्चे मेरे को आंसर कहते हैं जितने भी आईएसपी हैं सारे सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट है। बट ये रॉन्ग आंसर है। जितने भी पूरे वर्ल्ड के आईएसपी हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, वायर्स के थ्रू। मतलब क्या होगा, इंडिया का जो आईएसपी है वो जो यूएसए के आईएसपी के साथ कनेक्टेड है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, वायर के थ्रू। और ये वायर कहाँ से जा रही है, सी के अंदर से, सी केबल्स, इसको हम कहते हैं सबमरीन केबल्स, सबमरीन केबल्स। अब इसको हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ सबमरीन केबल मैप, ये लाइव मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देख लो ये सारी ना अंडरग्राउंड केबल्स बिछी हुई है, सी केबल्स हैं ये सारी, जो एक दूसरे से पूरे कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड में। तो जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना इंटरनेट का, वो सारा इन्हीं सी केबल्स के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो आप भी अपने कंप्यूटर पे ना ओपन करके देख सकते हो, वेबसाइट है submarineCableMap.com। तो ये लाइव मैप है, ऐसे पूरे वर्ल्ड में अंडरग्राउंड सी केबल्स में ऐसे केबल्स बिछी हुई हैं। तो ऐसे आप इंडिया का देखते हो तो ये जैसे ये सारी केबल्स जा रही है। और आपको ये जान के एक सरप्राइज भी होगा, जितनी भी ये सारी केबल्स बिछी हुई है ना पूरे वर्ल्ड में, उसमें 30% टाटा ओन करती है। मतलब ये मान के चलो पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेट चल रहा है ना, उसमें से 30% जो कंट्रीब्यूशन किसका है, वो टाटा का है। उसको टाटा कंपनी मैनेज करती है। सोचो टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, जो पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट चल रहा है उसमें 30% जो इंटरनेट चल रहा है पूरे वर्ल्ड का, उसके लिए टाटा रिस्पॉन्सिबल है पूरे वर्ल्ड में। अकेले इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा ओन करती है नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड का 30% नेटवर्क। ये जो आप देख रहे हो ना केबल्स का, पूरा 30% नेटवर्क ओन करती है। तो एयरटेल कंपनीज क्या होती है, इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो फिर ये इस तरीके से पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। यहाँ पे सारे आईएसपी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब आप यूट्यूब पे भी जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो। यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे सबमरीन
केबल मैन। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखोगे इंटरनेट, आप YouTube पे भी इसके बारे में और भी देख सकते हो। तो ये केबल होती है आपकी इस तरीके से, ये फाइबर केबल्स होती है। तो इतनी सी केबल है, ग्लास की केबल होती है जो अंडरग्राउंड सी में बिछती है, और जिसके थ्रू सारा ऐसे शिप्स होती हैं जो ये केबल्स ऐसे बिछाती हैं अलग से पूरे ओशियन के अंदर। ये सर ऐसे ओशियंस के अंदर ऐसे केबल्स ये सारे बिछाते हैं। तो इस तरीके से सारा नेटवर्क काम करता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। तो देखो अल्टीमेटली फिर जो क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट का ओनर कौन है, तो इंटरनेट का ना कोई ओनर नहीं है, ठीक है। इंटरनेट का कोई भी एक ओनर नहीं है, कोई सिंगल ओनर नहीं है इंटरनेट का। इंटरनेट क्या एक कलेक्टिव एफर्ट है, पूरे वर्ल्ड के जब आईएसपी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं ना, तो वो इंटरनेट चलता है। अब जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं एक एग्जांपल के, अगर हम इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझे कि अगर हम बात करें कि इंटरनेट इंडिया का ओनर कौन है, इंडिया का कौन ओनर है, तो इंडिया का कोई ओनर नहीं है, इंडिया का कोई ओनर नहीं है, बट एक गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो क्या करती है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इंडिया को चलाने के लिए। ऐसे इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है, लेकिन एक अथॉरिटी है जिसको हम क्या कहते हैं आईकैन, जो क्या बनाती है सारे रूल्स बनाती है इंटरनेट के। अब जैसे मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में कितने google.com है, अगर हम बात कर रहे हैं google.com है, तो ऐसे पूरी दुनिया में कितने google.com है, सिर्फ एक ही है। तो कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगी ना जो ये चीज मैनेज करती है। तो ये चीज कौन सी अथॉरिटी मैनेज करती है आपकी, ये मैनेज करती है हमारी आईकैन। आईकैन हो जाती है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। ये है आईकैन है। तो आईकैन सारे बेसिकली क्या करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इंटरनेट को चलाने के लिए। तो आपने एक टर्म जैसे बहुत सुना होगा जो इंटरनेट में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं आईपी। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है मेरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का क्या मतलब हो जाता है, सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इंटरनेट को चलाने के लिए जो हम सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैसे काम हो रहा है चीजें, हम इसको और थोड़ा समझते हैं। अब ये मान के चलो ये आपके घर का लैपटॉप है, ठीक है, जो कि आपका है दिल्ली में। अब आपने एक वेबसाइट ओपन करी google.com, तो क्या होगा, सबसे पहले ये डेटा आपका अपलोड होगा। अब ये अपलोड कहां पर होगा, ये वाला डेटा आपका, इसको हम कहते हैं आईएसपी। आईएसपी मैंने बताया था क्या होता है, इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर आपका डेटा अपलोड होगा सबसे पहले। अब आईएसपी फिर डिसाइड, आईएसपी एक तरीके से ना आपका पोस्ट ऑफिस हो जाता है, ये आपका एक तरीके से पोस्ट ऑफिस हो गया, जो डिफाइन करता है कि आपका जो डेटा है अब वो कनेक्ट करेगा इसको। अब ये यहाँ पे मेरे को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, किसके साथ कनेक्ट करेगा ये मेरे को, गूगल के सर्वर के साथ। अब यहाँ पे ये मेरे को किसके साथ कनेक्ट कर देगा, गूगल के सर्वर के साथ, google.com के सर्वर के साथ। अब google.com का जो सर्वर है वो देखेगा कि मैंने क्या मांगा है, तो मैंने उसको बोला, जैसे मैंने कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए बोले, मैंने कोई भी डेटा उससे मांगा, तो अब google.com क्या करेगा, वो डेटा अब किसको दे देगा, अपने मेरे आईएसपी को वो डेटा दे देगा। फिर आईएसपी से मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा को डाउनलोड। तो यही होता है आपका अपलोड डाउनलोड। जैसे आपको कहता है ना 1 GB स्पेस में 1 GB का आपको डेटा मिलता है, तो 1 GB का डेटा क्या होता है, तो जो भी आपका डेटा, जो भी आपका पेज खुल रहा है ना सर्फिंग के लिए, वही जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले अपलोड करी है, फिर वही इन्फॉर्मेशन जो डाउनलोड होती है, उसी को हम कहते हैं अपलोड डाउनलोड। तो यही होता है हमारा डेटा यूसेज। तो यहाँ से वो डेटा यूसेज हो रहा होता है आपका इसी तरीके से। अब इसको अगर हम देखें प्रैक्टिकली, अगर अब मैं कह रहा हूँ मैंने खोली वेबसाइट, अब ये क्या हो जाता है मेरा वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम क्या हो जाता है मेरा वेब ब्राउजर। अब ये इंटरनेट को यूज करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ यहाँ पे, वेब ब्राउजर। तो google.com क्या हो जाता है, एक तरीके से मेरा वेब ब्राउजर होता है, जहाँ पे सॉरी क्रोम, गूगल क्रोम क्या हो जाता है, मेरा वेब ब्राउजर हो जाता है, जहां से मैं अपना वेबसाइट किसी को भी एक्सेस करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं खोलता हूँ google.com, तो एक्चुअली में क्या होता है, जो डेटा डाउनलोड हुआ है ना google.com के सर्वर से, वो ये वाला डेटा डाउनलोड नहीं होता। वो क्या डेटा होता है, अगर राइट क्लिक करके आप करोगे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक, तो ये उसके पेज के पीछे की कोडिंग है। तो आपका जो डाउनलोड होता है वो कोडिंग डाउनलोड होती है। और क्या काम करता है, जो क्रोम है, गूगल क्रोम क्या काम करता है, इस कोडिंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, कि आप उसको देख पाते हो यहाँ पे। तो एक्चुअली में अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब जो भी डेटा यहाँ पे, जो भी डेटा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, वो डाउनलोड क्या हो रहा है, कोडिंग। क्या डाउनलोड हो रही है, कोडिंग। और कोडिंग को गूगल क्रोम, आपका गूगल क्रोम जो आपका ब्राउजर है, या जो भी आप यूज कर रहे हो, सफारी या कुछ भी जैसे आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है आपको, GUI में। GUI क्या हो जाता है मेरा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हो जाता है मेरा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि मेरे को जो पेज दिख रहा है वो हो जाता है फिर मेरा। तो यहाँ से फिर इस तरीके से पूरा इंटरनेट का काम कर रहा है कि पहले मैंने कुछ भी सर्च करा, वो अब कहाँ पे अपलोड हो रहा है, कहाँ पे अपलोड हो रहा है, वो मेरा आईएसपी के पास। फिर आईएसपी मेरे को कनेक्ट करता है किसके सर्वर के साथ, गूगल के सर्वर के साथ। फिर गूगल देखता है कि मैंने क्या रिक्वेस्ट मांगी है, तो google.com क्या करता है, वो मेरे को किसको देता है, मेरे आईएसपी को देता है। फिर आईएसपी क्या करता है, वही डेटा क्या कर लेता है, अपने पास डाउनलोड कर लेता है वहां पे। तो वो जो डाउनलोड होता है डेटा, वो क्या डेटा डाउनलोड होता है, वो मेरी कोडिंग डाउनलोड होती है। और गूगल क्रोम सफारी क्या करता है, उस कोडिंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, GUI में। जो मेरे को वेबसाइट दिख रही है, इसको हम क्या देते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो इस तरीके से इंटरनेट काम कर रहा होता है सारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा, हम कह रहे हैं कि इंटरनेट यूज हो रहा है, इंटरनेट यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके अब सारे रूल्स कौन बनाता है, आईकैन। आईकैन सारे रूल्स किसके थ्रू बनाता है, आईपी के थ्रू। आईपी मैंने क्या बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का क्या मतलब हो जाता है मेरा, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इंटरनेट को रन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होता है, वो सारा मेरा होता है आईपी। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये सारी चीजें होने के बाद अब मेरे को करनी है अब मेरे को बनानी है वेबसाइट। अब हमारा मेन जो आता है, अब मेरे को बनानी है यहाँ पे वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने के लिए मेरे को दो चीजों की जरूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए। एक मेरे को जरूरत पड़ती है सबसे पहले डोमेन नेम की,
दूसरा मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ती है डोमेन नेम के बाद होस्टिंग सर्वर की, होस्टिंग सर्वर। अब डोमेन नेम क्या हो जाता है, डोमेन नेम हो जाता है मेरी वेबसाइट का जो नाम होता है, जैसे google.com हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा डोमेन नेम। अब इसमें भी ना डोमेन नेम भी हमारे पास में दो तरीके के डोमेन नेम चलते हैं। अगर हम डोमेन नेम को भी देखें तो डोमेन नेम भी जैसे क्या होता है, मेरे पास होता है .com होता है, .org होते हैं, .net होता है। ऐसे मेरे पास दूसरे तरीके से कौन सा होता है, .in हो जाता है, फिर .co.in हो जाता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो .com .org .net वाले जो डोमेन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डोमेन, इंटरनेशनल डोमेन। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल डोमेन्स, लोकल डोमेन्स, ठीक है। .in ये हो जाते हैं हमारी लोकल डोमेन, .com ये सारे हमारे इंटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस आता है ना वो सिर्फ एक जगह आता है कि गूगल की रैंकिंग की प्रेफरेंस में। क्या बोल रहा हूं मैं, गूगल की रैंकिंग की प्रेफरेंस में। जो रैंक आप देखते हो ना गूगल पे, आप कुछ भी सर्च करते हो तो जो फर्स्ट 10 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसके बाद के जो आगे के रिजल्ट आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो .in होगी वो सब जगह खुलेगी, पूरे वर्ल्ड में खुलेगी, .com भी पूरे वर्ल्ड में खुलेगी कोई खोलेगा तो। लेकिन फर्क सिर्फ कहां पर आ जाएगा, रैंकिंग में। और वो कहां पे, इंडिया में जो प्रेफरेंस रहेगी वो .in वाले डोमेन्स की रहेगी, और .com की डोमेन्स पूरे वर्ल्ड ओवर सेम रहेगी। अगर कोई यूएस में कोई वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो .in की जो प्रेफरेंस रहेगी वो कम रहेगी, क्यों, क्योंकि .in में जो कंटेंट होगा ना ये लोकल डोमेन से, वो इंडिया से रिलेटेड होगा सारा कंटेंट। ऐसे अलग अलग होते हैं। अब ये जो जैसे .com .org ये सब होते हैं इनको हम कहते हैं TLD। TLD क्या हो जाता है, मेरा टॉप लेवल डोमेन। TLD हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, टॉप लेवल डोमेन। तो ये सारे मेरे TLDs हो जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन क्या हो जाता है, जैसे आपका नाम हो जाता है, जैसे मेरा नाम है सर्वेश दत्त, तो जो दत्त है वो मेरा सरनेम है। तो सेम केस इसी तरीके से TLD में क्या होता है, जो .com .org .net होता है ये सारे मेरे क्या हो जाते हैं, सरनेम हो जाता है एक तरीके से डोमेन नेम के, यहाँ पे जो आप देखते हो। जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोमेन नेम का देखो उसका कंसेप्ट आ गया समझ। डोमेन नेम क्या हो जाता है, जैसे google.com मेरा डोमेन नेम है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, दो तरीके के डोमेन होते हैं, .com .org .net या .in .co.in। ये मेरे क्या हो जाते हैं, सारे लोकल डोमेन्स, और ये मेरे हो जाते हैं इंटरनेशनल डोमेन। डिफरेंस सिर्फ कहां पर आती है, गूगल की रैंकिंग में। अगर इंडिया में है तो उसकी प्रेफरेंस इंडिया में ज्यादा रहेगी, अगर आपको वेबसाइट पूरे वर्ल्ड वाइड का रखना है तो वो .com में रहेगी। और इनको जो हम कहते हैं .com .org .net, इनको हम कहते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। ये हमारा डोमेन का हो जाता है। अब डोमेन हम परचेज कहाँ से कर सकते हैं, देखो डोमेन हम लोग अलग अलग वेबसाइट जैसे बिगरॉक हो गया, GoDaddy हो गया, यहाँ से हम लोग परचेज करते हैं। और हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। अब जैसे मैं क्या गया, अब मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट डोमेन परचेज करने के लिए बिगरॉक। अब यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है जैसे डोमेन्स अलग अलग, .com आपका कितने का है, .net कितने का है, .in कितने का है, .co कितने का, ये सारे अलग अलग डोमेन है। तो मेरे को जो भी डोमेन चाहिए ना, पहले मेरे को उसको सर्च करना पड़ेगा कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि वही ICANN के रूल्स है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप नहीं खरीद सकते। अब जैसे मैं डाल दूंगा अब सर्वेश दत्त .com, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मैंने परचेज कर रखा है। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा वो, .net दिखा रहा है अवेलेबल है, .in दिखा रहा है अवेलेबल है, लेकिन .com नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो मैंने पहले से ही परचेज कर रखा है। अब आपने देखना है कि वो डोमेन किसने परचेज कर रखा है, तो वो भी चीज आप कहाँ से चेक कर सकते हो, आपके पास एक वेबसाइट होती है whois.com, आप वहां पे जाओगे और वहां पे आपको डोमेन नेम डाल दोगे जो भी आपको सर्च करना है।
तो यहाँ पे बता देगा। ये डोमेन मैंने कब परचेज करा था, 17/8/2015 में। और ये मेरा एड्रेस बता दिया मैंने कब खरीदा, कहाँ से, किस एड्रेस। तो ये मेरा नाम और ये मेरा पुराना एड्रेस दिखा रहा है जहाँ पे मैं पहले रहता था, और ये मेरा पुराने फोन नंबर और वो ईमेल आईडी जिससे मेरा अटैच है। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे मेरी डिटेल्स दिखा दी है जो मेरा डोमेन नेम की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी डोमेन नेम है, अगर वो पहले से किसी ने, तो हुईज में जाकर आप चेक कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप डोमेन, तो ऐसी GoDaddy भी कंपनी है जहाँ से आप डोमेन परचेज कर सकते हो, जैसे GoDaddy भी है यहाँ पे आपके पास। ये तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो डोमेन नेम जो आपका अवेलेबल हो, वो डोमेन नेम आप यहाँ से परचेज कर सकते हो अपने लिए। अब आगे देखते हैं। चलो, ठीक। अब सेकंड चीज हम लोग देखते हैं होस्टिंग सर्वर। होस्टिंग सर्वर, अब इसको समझता है ये होस्टिंग सर्वर क्या होता है हमारा, ठीक है। देखो क्या होता है होस्टिंग का मतलब, होस्टिंग क्या है, मेरा एक इंग्लिश वर्ड है। अगर मैं सिर्फ होस्टिंग की बात करूं तो होस्टिंग क्या है, मेरा इंग्लिश वर्ड। होस्ट का क्या मतलब होता है, होस्टिंग का क्या मतलब होता है, जब मैं किसी और को सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे आप कहते हो ना, आप गेस्ट को होस्ट कर रहे हो या आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आप दूसरों को सर्विसेज देते हो, तो उसको हम कहते हैं होस्टिंग। तो मतलब जैसे क्या होता है, होटल में आप गेस्ट को होस्ट कर रहे हो, तो एक तरीके से क्या होगा, होटल किसका है, आपका है, लेकिन आप होस्ट किसको कर रहे हो, गेस्ट को। तो एक्चुअली वो जो आपने होटल बनाया, वो बनाया ही इसी पर्पज से है कि वहां पे दूसरे लोग आके रहे, और वो उसका एक रेंट पे करता है। वो कभी भी उस चीज को ओन नहीं कर सकता। अगर मैं किसी रूम को ले रहा हूँ और वहां पे मैंने उसके लिए पे कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज के लिए, वहां पे जो उसको पे कर रहा हूँ मैं रेंट दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, तो होस्टिंग का क्या हो जाता है, आप रेंट देते हो। तो आप यहाँ पे होस्टिंग के लिए क्या देते हो, रेंट देते हो। सर्वर क्या हो जाता है आपका, एक तरीके से सर्वर भी आपका क्या हो जाता है, कंप्यूटर है, एक सीपीयू है आपका। जब बहुत सारे सीपीयू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं सर्वर, ताकि उनकी कंबाइंड पावर बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, गूगल के आपने अगर सर्वर देखे हो जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है, तो आप वो भी देखना अगर चाहो। उनको हम कहते हैं डेटा सेंटर, बेसिकली जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है। अब जैसे आप अगर ये वीडियो देखोगे, A data center is the brains of the internet, the engine of the internet. It is. तो बेसिकली क्या होता है, ये इस तरीके से अलग अलग बिल्डिंग्स ही होती हैं स्पेसिफिकली, जिसमें क्या होता है, उनको बनाने का पर्पस ही यही होता है, वहां पे हम सारा डेटा स्टोर करने के लिए। इस तरीके से आप देख रहे हो, जब ये बहुत सारे सीपीयू आपस में कनेक्ट कर देते हैं ना यहाँ पे, तो वो हमारा सर्वर बन जाता है। तो ऐसे इन्होंने हजारों सीपीयू को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इन सब में क्या होता है, आपका खुद का डेटा स्टोर होता है सारा, इन सारे सीपीयूज में। अब ये सारे सीपीयूज है, लाइन से आप देख लो, सारे सीपीयूज है, इनको आपस में कनेक्ट कर रैक होता है, रैक के एक के ऊपर एक, एक एक ऊपर एक रख देते हैं, और जहाँ पे सारा आपका सीपीयू में सर्वर हो जाता है। तो ये इस तरीके से सर्वर होता है। ये सारा आप देख रहे हो, ये सारे सर्वर है, आपस में एक दूसरे सीपीयू से कनेक्ट है एक दूसरे के। ये हार्ड डिस्क होती है उसमें, उन सीपीयूज में अलग से।
अब ये जैसे निकाल रहा है तो इसमें सारा आपकी इंफॉर्मेशन होता है, सारा डेटा जो होता है वो सारा स्टोर होता है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में सर्वर है गूगल के, ये सिर्फ यूएस में नहीं पूरे वर्ल्ड में सर्वर है गूगल के, इंडिया में भी है, सब जगह उनके सर्वर्स है जहाँ पे सारा यूजर्स का इंफॉर्मेशन, सारा उनका डेटा स्टोर होता है। तो बेसिकली सर्वर क्या हो जाता है, जब जब बहुत सारे सिस्टम को हम लोग, सीपीयू को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और उसकी एक कंबाइंड पावर बना लेते हैं तो वो हमारा सर्वर हो जाता है। होस्टिंग का मतलब हो गया दूसरों को सर्व करने के लिए। तो बेसिकली होस्टिंग सर्वर क्या हो जाता है, ऐसे कंप्यूटर जो मैंने दूसरों को सर्व करने के लिए बना रखे हैं, तो उनको मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पे, होस्टिंग सर्वर। अब आगे देखते हैं होस्टिंग सर्वर में क्या क्या चीजें आती है। देखो अब सर्वर भी क्या हो गया एक तरीके से, अब मैं कह रहा हूँ सर्वर भी मेरा क्या हो गया, एक सीपीयू हो गया। तो सीपीयू को रन करने के लिए मेरे को उसमें क्या डालना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब देखो आप अपना मोबाइल यूज करते हो, उसमें एंड्रॉइड होगा या आईओएस होगा, तभी तो आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हो। अगर उसके अंदर एंड्रॉइड ही नहीं होगा या आईओएस ही नहीं होगा तो आप मोबाइल को यूज कर पाओगे, वो एक डब्बा है। सेम केस आपके सीपीयू के साथ है, आपके कंप्यूटर के साथ, आप लैपटॉप है, उसमें आपके पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो इंस्टॉल्ड है, तभी तो आप अपने सिस्टम को यूज कर पा रहे हो। अगर आपके पास उसमें आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही नहीं होगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही नहीं होगी तो आपके अपने सिस्टम को यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से क्या होता है, सर्वर में भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है। तो जनरली जो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक हमारे पास होता है लाइनेक्स और एक होता है हमारे पास विंडोज, जो हम सर्वर में यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी ये मान के चलो जो लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, लाइनेक्स। लाइनेक्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्री है। देखो हम इसको फ्री नहीं कहते, हम इसको कहते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, इसका जो कोडिंग है ना वो ओपनली अवेलेबल है, तो कोई भी उसको यूज करके अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकता है। लेकिन विंडोज क्या है, मेरा पेड है और बहुत महंगा है, इसलिए सारे लोग क्या यूज करते हैं, जनरली लाइनेक्स यूज करता है। तो मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मोस्टली किस पे चलती है, लाइनेक्स पे चलती है आपकी। तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे उसमें जो सीपीयू, जो सर्वर लोगे, होस्टिंग सर्वर जो लोगे, उसमें क्या इंस्टॉल करोगे आप, लाइनेक्स। अब हमने लाइनेक्स डाल दिया, अब लाइनेक्स डालने के बाद अब हमारे पास क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ सर्वर आ जाते हैं। जब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर, मैं आपको मेजरली बता देता हूँ किस किस तरीके के तीन टाइप के जो हमारे सर्वर होता है। एक हमारे पास होता है शेयर्ड सर्वर, फिर हमारे पास होते हैं वीपीएस जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और तीसरे तरीके के जो हमारे पास सर्वर होता है उसको हम कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। अब हम तीनों को समझते हैं। सर्वर तो हम समझ गए सर्वर क्या होता है, अब हम तीनों को समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, शेयर्ड क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है और डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है हमारे पास। अब पहले हम लोग देखते हैं शेयर्ड क्या होता है। देखो शेयर्ड सर्वर हमारे वो होता है कि मेरा कंप्यूटर एक है, मतलब मेरा सीपीयू एक है और वो बहुत सारे लोगों में मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जैसे क्या होगा, मेरे को एक कोई रूम रेंट पे लेना है, अब उसका रेंट है, लेट सपोज कोई जो मैंने रूम रेंट पे लेना है उसका है 10,000 रुपये उसका रेंट है। अब मेरे लिए 10,000 रुपये पे करना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या करा, अपने ऐसे 10 लोग इकट्ठे करे, 10 फ्रेंड्स मैंने इकट्ठे करे और हर फ्रेंड ने क्या कर दिया, 1-1 हजार रुपये दे दिया। तो क्या हो गया, हम 10 लोगों ने मिलके एक रूम रेंट पे ले लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मेरे को बहुत सस्ते में मेरे को एक रूम मिल गया। अब इसका एक तरीके से नुकसान भी क्या है, अब बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड है तो रिसोर्स भी क्या होगा, जगह भी बहुत सारे लोग लेंगे, तो मेरे लिए जो जगह बनेगी वो कम जगह बनेगी कंपैरेटिवली, और कोई लिमिट नहीं होती, कोई जहां पे पहले जाके बैठ गया वो वहां पे जाके बैठ गया। तो इसमें क्या होता है, देखो शेयर्ड सर्वर हमारा किस लिए यूज होता है, जब हम लोग बेसिक लेवल का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने अभी अपनी वेबसाइट बनाई है और उस पर अभी हम लोग ट्रैफिक ला रहे हैं, तो नॉर्मल यूजेज के लिए आपका शेयर्ड सर्वर इज द बेस्ट। अगर आपको नॉर्मल यूजेज करना है तो उसके लिए शेयर्ड सर्वर आपका बेस्ट तरीके से काम करता है। लेकिन अगर अब आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, शेयर्ड से भी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तब आप अपने आप को किस में अपग्रेड कर दोगे, वीपीएस में। वीपीएस देखो नाम से क्या कहना चाह रहा है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। प्राइवेट सर्वर से तो देखो समझ लो, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्राइवेट सर्वर, मतलब ये मेरा खुद का एक सर्वर हो गया प्राइवेट। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, मेरा इमेजिनरी। तो मतलब आप इमेजिन करो कि आपके पास आपका खुद का प्राइवेट सर्वर है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इमेजिन करूं कि मेरे पास खुद का मेरा प्राइवेट सर्वर है, ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये किस तरीके से होगा कि कुछ रिसोर्सेज हो जाते हैं जो मेरे लिए क्या हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, जैसे रैम हो गया या
कुछ स्कोर्स हो गए, तो ये क्या होंगे मेरे लिए रिजर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएगी। वो मेरा क्या किस में आ जाता है, वीपीएस में आ जाता है। डेडिकेटेड देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि पूरा जो कंप्यूटर है, जो पूरा कंप्यूटर है वो क्या हो जाता है, बेसिकली आपका ही हो जाता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो पूरा कंप्यूटर है। तो अब हम फिर से समझते हैं, शेयर्ड मेरा क्या होगा, सीपीयू मेरा एक ही है, कंप्यूटर मेरा एक ही है, वो बहुत सारे लोगों में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। तो उसका फायदा क्या होगा कि मेरे को बहुत सस्ते में मिल गया, लेकिन नुकसान क्या हो जाता है, तो डेडिकेटेड में फिर मेरे को नुकसान क्या हो जाता है यहाँ पे कि मेरा कंप्यूटर सॉरी यहाँ पे है कि बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है। वीपीएस क्या हो जाता है, जब शेयर्ड में क्या होता है, बेसिक यूज के लिए तो ठीक है, मेरे को इसमें बेसिक अपना यूज करना है, उससे तो मेरा काम चल गया। अब मेरे को आगे अगर इससे ज्यादा यूज करना है, मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया, ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तब मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ किसमें, वीपीएस में। वीपीएस क्या हो जाता है, मेरा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो ये क्या होता है, इसमें ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपका रैम हो गया या कोर्स हो गया, ये आपके लिए रिजर्व हो जाता है। तो मतलब जैसे क्या होगा, अगर आपने रूम जैसे आपने रेंट पे लिया था, तो उसमें 3 कमरे हैं, तो एक कमरा आपके लिए रिजर्व हो गया, उसको सिर्फ कौन यूज करेगा, आप यूज करोगे। अगर आप नहीं हो तो वो कमरा खाली पड़ा रहेगा, कोई और उसको यूज नहीं करेगा। तो वो हो जाता है मेरा किसमें, यहाँ पे वो यूज हो जाता है मेरा वीपीएस में, मेरे लिए रिजर्व हो जाता है। डेडिकेटेड देखो नाम से ही बता रहा है कि पूरा सिस्टम ही आपके लिए यहाँ पे रिजर्व हो जाता है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। अब हम लोग देखते हैं ये जैसे कैसे अवेलेबल है, कहाँ का अवेलेबल होता है। अब आप यहाँ पे फिर जैसे आप बिग रॉक पे आ जाते हो, या जैसे हम लोग होस्टिंग यहाँ से ले लेते हैं, होस्टिंग में A2 से है। अब आप यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग पे आते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं शेयर्ड होस्टिंग पे आ गया। अब यहाँ पे ये जैसे मेरे को बता रहा है कि मतलब मेरे को कितने में मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो 224 पर मंथ में, ठीक है। अब ये कहने के लिए 224 है, लेकिन अगर आप इसको साल भर के लिए जैसे खरीदने जाओगे ना, अगर आप इसको साल भर के लिए खरीदने जाओगे, तो ये आपको घूम फिरा के ये आपका राउंड पड़ेगा 3000 रुपए का। तो मतलब ऑन एन 3 भी नहीं, आपको 4000 रुपए का पड़ेगा। जैसे मैं इसको गेट स्टार्टेड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हो, बारह महीने, तो ये आपको कितने का पड़ता है, 6200 रुपये। मतलब आपको एक तरीके से पूरे साल की आपकी कॉस्टिंग कितनी आ जाती है, एक शेयर में भी अराउंड 6000 रुपए की। अब इस पे 18% जीएसटी अलग लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी इतनी कॉस्ट पड़ जाती है। अब वही चीज अगर आप क्या करते हो, अब शेयर होस्टिंग में ही, अब शेयर होस्टिंग की आपको कॉस्ट पता गई, अब आ जाता है वीपीएस पे। तो वीपीएस की अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो आपके साल की कुछ 80,000 के समथिंग की बैठती है, अगर आप वीपीएस पे जाओगे ना। अगर आप वीपीएस पे जाते हो, तो वीपीएस का अगर आप ऐसे ही करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपकी जो कॉस्टिंग चली जाएगी वो आपकी यहाँ पे मान के चलो 80,000 को भी क्रॉस कर जाएगी।
और डेडिकेटेड में तो फिर अलग लाखों में ही जाती है आपकी जो भी जाएगी वहाँ पे डेडिकेटेड में, तो आपका वो आपको और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अब आप देखोगे शेयर्ड और उसमें डिफरेंस क्या है अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ वीपीएस में। तो जो शेयर्ड है, ठीक है, अब इसमें मेरे को कह रहा है ये इतनी स्टोरेज प्रोवाइड करेगा और एक वेबसाइट में इसमें अपनी रन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे को ये बता रहा है एक वेबसाइट में इसमें रन कर सकता हूँ शेयर्ड में, ठीक है। वही चीज अगर मैं यहाँ पे वीपीएस में आऊंगा तो वीपीएस में आप देख रहे हो मेरे लिए ना ये रैम भी दिखा रहा है, स्टोरेज भी हो गया, कोर्स भी दिखा रहा है, कितनी बैंडविड्थ है वो भी दिखा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये मेरा किसमें, क्योंकि किसमें दिखाने लग गया अभी मेरे को वीपीएस में दिखाने लग गया, मैनेज्ड वीपीएस में, वर्चुअल। और डेडिकेटेड में अगर आओगे तो डेडिकेटेड में तो पूरा सिस्टम ही आपका हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग भी बदल जाती है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे एक महीने का ही 7,000 रुपये है, यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपका 2,000 का जा रहा है और यहाँ पे आपका कुछ इतने का जा रहा है, ठीक है। तो ये इतनी आपकी प्राइसिंग में फर्क आ जाता है जब आप परचेज करते हो अलग अलग। तो हम लोगों का बेसिकली जो काम होता है वो शेयर्ड में हो जाता है, हमें जितने रिक्वायरमेंट होते हैं बिजनेस है वैसे नॉर्मल। अगर ये यहाँ से भी अगर हमारी ज़्यादा यूजेज जा रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको वीपीएस पे मूव कर लो, हमें डेडिकेटेड में जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सारा काम वीपीएस तक में ही हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी मैं एक सर्वर परचेज करते हैं हमें क्या मिलता है उसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारा यहाँ पे यूज होता है SSL। SSL क्या हो जाता है मेरा, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है, जैसे आप अपने ऊपर डोमेन में देखते हो आपका एक डोमेन नेम होता है, ये जैसे कोई भी डोमेन है इसके ऊपर देख रहे हो आप ताला बना हुआ है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। ये ताला ही कनेक्शन इज सिक्योर हो जाता है। तो आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे आपके ऊपर लगा HTTPS लगा है। और ऐसी एक और डोमेन अगर मैं आपको दिखाऊं नॉर्मल, अब यहाँ पे लिखा रहा है नॉट सिक्योर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका तो ये दिखा रहा है HTTP, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर HTTP नॉर्मल हो जाता है और ये HTTPS मेरा सिक्योर हो जाता है, यहाँ पे फिर मेरे को दिखा देता है कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये जो SSL आता है ये क्या करता है, मेरे कनेक्शन को सिक्योर करता है। बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेरी वेबसाइट को सिक्योर नहीं कर रहा है, जो भी मेरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, क्या कह रहा हूँ, अभी मेरे घर का कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक खोला और उसमें मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला। अब ये डेटा जब मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा यहाँ से तो ये अपलोड होगा कहाँ पे, सर्वर पे। किसके सर्वर पे अपलोड होगा अब ये डेटा, यहाँ पे कौन सा सर्वर पे डेटा अपलोड हो रहा है, फेसबुक के। लेकिन जाएगा तो ये वायर के थ्रू ही ना, एक नेटवर्क के थ्रू होते जाएगा। अब उसको तो आप सिक्योर नहीं कर सकते, आपके घर के बाहर वायर जा रही है, अगर उसमें किसी ने डेटा रीडर लगा दिया तो आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते। तो उससे बचने के लिए क्या करता है SSL, क्या करता है, जिस वेबसाइट में SSL होता है तो जो भी डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा होता है ना, जो भी डेटा आपका अपलोड हो रहा होता है उसको वो क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। अब इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब होता है, इनक्रिप्ट का मतलब समझते हैं हम लोग। जैसे क्या हो गया, अब आपका पासवर्ड है राम, तो इसको ना लिखने का तरीका बदल देगा। तो जैसे हमने एक तरीका बना दिया, R का अगला अल्फाबेट क्या हो जाता है, S हो जाता है, A का अगला अल्फाबेट B हो जाता है, M का अगला अल्फाबेट N हो जाता है। अब ये 3 वर्ड का है तो मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख दूंगा उल्टी। तो अब मैं पासवर्ड जो भेजूंगा लिख के वो क्या भेजूंगा, 3S2B1N। तो अगर कोई इसको चोरी भी कर लेता है, इस डेटा को कोई देखेगा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल जो मेरा डेटा है वो तो ये है। अब ये वाली चीज सिर्फ किसको पता है, मेरे को पता है, और जो मेरा सर्वर है उसको पता है। बीच में जो वायर है ना, जो नेटवर्क है, उसको नहीं पता। तो ये हो जाता है एक तरीके से इंक्रिप्शन वाला। तो SSL बेसिकली क्या करता है, जो भी डेटा मेरा, जैसे मैं बैंक में अपने क्रेडिट कार्ड के यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो आप जो यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो वो डेटा क्या होता है आपका, अपलोड होता है। तो जो सारा जो भी डेटा आपका अपलोड हो रहा होता है वो सारा किसके थ्रू हो रहा होता है, आपका SSL। अगर आपके उसमें SSL नहीं, अब गूगल भी ये चीज प्रेफर करता है कि डोमेन में SSL लगाओ,
तो वहां पे इस तरीके से ताला बना हुआ आ जाएगा। और अगर आपके में SSL नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे वो आपको क्या दिखा देगा, अगर मैं इसको देखूं अगर, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा देगा नॉट सिक्योर, इस तरीके से तो क्या दिखा देगा, कनेक्शन टू द साइट इज नॉट सिक्योर। यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। तो एक बात का ध्यान रखना है, ये वेबसाइट को स्टोर नहीं कर रहा है, सॉरी ये वेबसाइट को सिक्योर नहीं कर रहा है, ये किसको सिक्योर कर रहा है, आपके जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आप अपना यूजर नेम या पासवर्ड डाल दो, जो आपके वो वायर के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा, ये सिर्फ उसको सिक्योर कर रहा है, तो उसके अलावा और किसी चीज को ये सिक्योर नहीं कर रहा, सिर्फ जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो आज ये कुछ बेसिक चीजें थी, हमने जैसे करा कुछ थ्योरी में। ठीक है, जब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब आज जैसे हमारा फ्राइडे हो जाता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मंडे को ही होगी। ठीक है, तो जब आपकी मतलब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तब उसमें मैं और ज्यादा इनको थोड़ा समझा के हम लोग फिर आगे थोड़ा प्रैक्टिकली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ थ्योरी है, तो मैं इसका क्या करूंगा, एक इसका मैं वीडियो भी है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा इसके वीडियो।